दोस्तों, मेरा नाम ज़हीरा है और मैं सहारनपुर शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी 22 साल की ही हूँ, लेकिन मेरी अमानत अभी से कूदने और मचलने लगी थी, इसीलिए मैंने इसे अपने भाई को ही दे दी। उस समय मैंने पहली बार किसी को अपनी अमानत दी थी, इसीलिए मुझे बहुत दर्द हुआ था। वैसे तो नवीन भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन वह मेरे चाचा के लड़के हैं, इसीलिए रिश्ते में वह मेरे भाई ही लगते हैं। मेरी हाइट 5.5 फीट है तथा भैया की हाइट 5 फीट तक है, क्योंकि वह मुझसे उम्र में भी 2 साल छोटे हैं। हम शहर में रहते थे और हमारे चाचा और उनकी फैमिली गांव में रहती थी। इस बार नवीन भैया ने 12वीं क्लियर की थी, इसलिए वह अपनी छुट्टियां मनाने हमारे पास शहर आए थे। जब नवीन भैया हमारे घर आए तो मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। इसीलिए अब्बू नवीन भैया को ही अपना बेटा समझते थे। नवीन भैया शुरू से ही देखने में बहुत सुंदर थे और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। भैया जब हमारे घर आए थे तो उस दिन मैंने जीन्स और टॉप पहन रखा था, जिसकी फिटिंग बहुत ही टाइट थी, इसलिए भैया मुझे देखते ही रह गए। उस दिन हम सभी ने बहुत बातें की तथा अम्मी ने घर में बिरयानी भी बनाई थी। सभी लोग नवीन भैया को लेकर बहुत खुश थे। रात को नवीन भैया अम्मी अब्बू के साथ ही सो गए। मैंने सोचा था कि शायद वह मेरे कमरे में सोएंगे, लेकिन अम्मी अब्बू ने उन्हें अपने पास सुला लिया। सुबह भैया लेट ही उठे थे। जब तक भैया उठे अब्बू बैंक जा चुके थे और अम्मी हमारे लिए खाना बना रही थीं। मैं भैया के कमरे में चाय देने चली गई। आज मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई थी और मेकअप करके फिटिंग वाला सूट सलवार पहन लिया था। मेरे सुबह सुबह दर्शन करके भैया खुश हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, दीदी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसके लिए घर में तुम ही तो आए हो? भैया मुस्कुराकर बोले, भला मेरे लिए इतनी सजने संवरने की क्या जरूरत है? मैं कौन सा तुम्हारा शौहर हूँ? मैंने हंसते हुए कहा, भैया आप तो बुद्ध के बुद्ध ही रहोगे। फिर मैंने उन्हें चाय दी और वहां से चली गई। 2 घंटे बाद अम्मी ने खाना टेबल पर लगा दिया और खुद पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चली गईं। थोड़ी देर बाद भैया भी नहाकर खाना खाने आ गए। मैं डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी। मैंने जानबूझकर चुन्नी नहीं ली थी ताकि भैया को मेरा ध्यान आकर्षित कर सके। भैया ने सबसे पहले मुझे देखा और फिर मैंने उन्हें आंख मार दी। भैया हंसकर बोले, दीदी ऐसे मत मारो, लग जाएगी। इसके बाद हम दोनों हंसने लगे। भैया खाना खा रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया दूध पियोगे क्या? भैया ने चारों ओर देखा और बोले, पी लूंगा, लेकिन यहाँ कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। भैया ने मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा, दीदी आप बहुत बिगड़ गई हैं, भला कोई अपने भाई से ऐसी बात करता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, भैया आपको तो पता है कि हमारी मौसी ने अपने चाचा के लड़के से शादी की थी और आपके मामा ने भी तो अपनी चाची से शादी की थी। और फिर मैं भैया से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज भैया मान जाओ ना, इतना भी क्या तरसा रहे हैं? हम कौन सा किसी को मार रहे हैं जो हमें पाप लगेगा? हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं और मैं आपको भी बहुत मजे करवाऊंगी। बस आप एक बार हाँ तो करो। उस दिन मैंने भैया को बहुत मनाया, लेकिन भैया राजी नहीं हुए। खाना खाने के बाद हम सो गए और दोपहर के बाद अम्मी जान भी वापस आ गईं। शाम को हम तीनों अम्मी जान और नवीन भैया शहर में घूमने के लिए चले गए। हम शहर के सेंट्रल पार्क और खाना खाने के लिए होटल में भी गए थे। शाम को अब्बू जान भी बाहर से खाना खाकर आ गए और थके होने के कारण सभी टाइम से ही सो गए थे। आज मैंने अब्बू जान और अम्मी से जिद करके भैया को मेरे कमरे में सुला लिया था। रात को हमने लगभग 12 बजे तक बातें की। मैंने भैया से पूछ भी लिया था कि भैया अगर आपकी कोई सेटिंग है तो भी मुझे बता दो। तो भैया बोले, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। दरअसल मैं भी आपको उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप मुझे करती हैं, लेकिन दीदी मुझे तायाजी अपने बेटे के समान समझते हैं। अगर मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली तो तायाजी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं बोली, अरे भैया हम अब्बू जान को थोड़ी बताएंगे, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी यह तो फिर उनके साथ धोखा होगा। फिर मैंने भैया को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मजे नहीं लूटने तो फिर रहने देते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरा भी दूध पीने का मन करता है।
तो मैंने कहा, फिर पी लिया करो ना, इतना डरते क्यों हो? उस रात से भैया मेरे साथ काफी फ्रैंक हो गए थे। उस रात हम दोनों ने मिलकर आपस में बहुत सारी ऐसी वैसी बातें की। हम हंस खेलकर बस सोने ही वाले थे कि तभी मुझे अम्मी जान के कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दी। तभी मैंने भैया से कहा, चलो भैया, देखकर आते हैं कहीं वह फिर से झगड़ा तो नहीं करने लगे। तभी भैया ने पूछा, कैसा झगड़ा? तो मैंने कहा, कभी कभार अब्बू जान पीकर आ जाते हैं तो अम्मी उन्हें फिर बहुत डांट रही थीं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी, आपका वहम है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन तभी अम्मी जान की चीख सुनाई दी। फिर भैया बोले, हाँ, आ तो रही है, चलो देख कर आते हैं कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत ना हो। अम्मी जान की चीख सुनकर मैं तो समझ गई थी कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं भी मजे लेना चाहती थी, इसीलिए भैया को जानबूझकर ले गई। हम दोनों जब अम्मी जान के कमरे पहुंचे तो दरवाजा बंद था। हम खिड़की से झांक कर देखने लगे, लेकिन वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि काफी अंधेरा था। अम्मी जान की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे करिए ना। और तभी अम्मी जान फिर से चीख पड़ी। उनकी आवाजें सुनकर हम समझ गए कि क्या हो रहा है। तभी अब्बू जान ने एकदम से लाइट ऑन कर दी। अंदर का दृश्य देखकर तो हमारी सांसें ही रुक गईं। भैया तो वहीं से जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। अम्मी जान अब्बू से कह रही थीं, अभी तो 5 मिनट हुए हैं और आप अभी से थक गए। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अंदर जाते ही नवीन भैया बोले, आप तो बड़ी ही चालू चीज हो दीदी। मैंने कहा, इसमें चालू वाली कौन सी बात है? ये सब हुआ तभी तो हम हुए। बस फर्क इतना है कि मैं इन सभी चीजों को एंजॉय करती हूँ और यह कोई गलत काम तो नहीं है। तभी भैया शर्माते हुए बोले, दीदी मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा दूध पीने को मिल जाएगा। तभी मैंने भैया की टांग खींचते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम्हें दूध भी पीना है? अरे पागल, मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगती हूँ और तुम अपनी दीदी से इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा इतना मजाक करते ही नवीन भैया तो पानी पानी हो गए, लेकिन फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी। नवीन भैया बोले, बस भी करो दीदी, आप तो हमेशा मुझे डराती रहती हो। मैं बोली, अच्छा यह लो पी लो दूध, या कोई शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। एक दिन भैया बहुत उदास और शर्मिंदा थे, इसलिए वह दूध नहीं पी रहे थे। मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने हाथों से भैया को दूध पिलाना शुरू किया। तभी मुझे समझ आया कि भैया कितने भूखे थे। वह आधे घंटे तक लगातार दूध पीते रहे। भैया को दूध पीते देख मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सच बताऊं, मेरी तो मोटर का पानी ही निकल गया था। आधे घंटे बाद भैया बोले, बस दीदी, अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। वास्तव में आज दूध पीकर बहुत मजा आ गया। मैंने पहली बार ऐसा मीठा दूध पिया है। तब मैंने कहा, इसलिए तो मैं कह रही थी भैया, अगर आप अपनी दीदी का फायदा उठाना चाहते हो तो उठा लिया करो, वरना ऐसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। फिर मैंने भैया से कहा, अच्छा अब मुझे घोड़े की सवारी कराओ। भैया बोले, दीदी सवारी तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं 9 महीने बाद आपकी सूनी गोद ना भर जाए। भैया की ऐसी बात सुनकर मैं एकदम उदास हो गई। मैंने कहा, भैया आप तो बहुत डरपोक हो। कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में देख लेंगे। आज मेरा घुड़सवारी करने का बहुत मन था। मैंने अपने भैया को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं दीदी, कहीं कुछ गलत हो गया तो संभाल नहीं पाएंगे। काफी देर सोचने के बाद मैंने भैया से कहा, चलो मैं अम्मी के कमरे से जाकर गुब्बारा ले आती हूँ, उसके बाद तो करवा दोगे ना? मेरे यह सुनते ही भैया और भी डर गए। उन्होंने कहा, पागल हो गई हो इतनी रात को ताया जी के कमरे से, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं जाने ही वाली थी कि भैया ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले, नहीं दीदी, हम कल बाजार से ले आएंगे। अगर ताया जी जाग गए तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज और रुक जाओ। मैं रुआंसे अंदाज में बोली, नहीं भैया, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो सब्र के बाहर हो रहा है। भैया ने मुझे बहुत समझाया और रात भी काफी हो चुकी थी, तो हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हमेशा की तरह भैया देर से ही उठे, लेकिन मैं जल्दी ही जाग गई थी और अम्मी जान को काम में मदद कर रही थी।
अब्बू जान भी 9 बजे तक बैंक के लिए निकल चुके थे। मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह ही नहा ली थी और भैया के कमरे में चाय देने के लिए चली गई थी। भैया फोन चला रहे थे और चाय का इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें रात की बातें याद आ गई थीं। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मैंने भैया से पूछा, अच्छा क्या पियोगे, चाय पियोगे या फिर दूध? भैया हंसते हुए बोले, नहीं दीदी, मेहरबानी करो, सुबह सुबह तो मैं चाय ही पीऊंगा। अभी तक रात वाला दूध भी पूरी तरह से हजम नहीं हुआ। मैं मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा पाचन तंत्र तो बहुत ही कमजोर निकला भैया। और मैं उन्हें चाय देकर अम्मी जान की मदद करने रसोई में वापस चली गई। भैया चाय पीकर नहा धो लिए और टीवी देखने लगे। अम्मी जान भी खाना बनाकर आराम करने लगीं। इसके बाद मुझे वही बात सता रही थी कि अब बाजार जाना है, इसलिए मैंने अम्मी जान से इजाजत ले ली। पहले तो मैं भैया को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन अम्मी जान ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उन्हें भैया से पंखे साफ करवाने थे। उनका हाथ पंखों तक नहीं पहुंचता था, इसलिए मुझे अकेले ही बाजार जाना पड़ा। बाजार पहुंचते ही मैंने सबसे पहले फल और सब्जियां खरीदी। अम्मी जान ने दर्जी को अपना सूट सिलवाने को दिया था, तो वो भी ले लिया। इसके बाद मैं सीधे ही मेडिकल स्टोर चली गई। मेडिकल स्टोर में जाने से पहले मैंने दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लिया, ताकि कोई परेशानी ना हो। मेडिकल स्टोर में जाते ही मैंने उनसे चॉकलेट वाला गुब्बारा मांगा, क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत पसंद है। मेडिकल वाले भैया ने पहले तो मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर बिना कुछ बोले मुझे गुब्बारा दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि भैया के लिए गोलियां भी ले लेती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे गोली देने से मना कर दिया। फिर मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और गुब्बारा लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने सोचा शायद उनके पास नहीं होगी, तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे टैबलेट नहीं दी। अब मुझे साफ हो गया कि मुझे ऐसे तो टैबलेट नहीं मिलने वाली। फिर मैंने सलीम को फ़ोन किया। सलीम 12वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ता था और अक्सर मुझ पर लाइन मारता था। लेकिन उस वक्त मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने उसे सिर्फ दोस्त तक सीमित रखा। सलीम के बड़े भाई का यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, लेकिन सलीम अब खुद दिल्ली चला गया है। सलीम को फ़ोन करते ही पहले तो वह मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन बाद में पहचान गया। जब मैंने उससे टैबलेट के बारे में कहा, तो वह एकदम से हैरान हो गया और बोला, अरे ज़हीरा, तुम्हारी शादी कब हो गई? तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह बात नहीं है, मैं अभी भी कुंवारी ही हूँ। सलीम बोला, अच्छा तो फिर किसके लिए गोलियां ले जा रही हो? लगता है आजकल मैं काफी बदल गई हूँ। पहले तो मैं ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। सलीम हमेशा मजाकिया होता है और मेरे मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन मैंने उसे डांटते हुए कहा, चलो अब छोड़ो और जल्दी से मुझे टैबलेट दिलवाओ। सलीम ने जवाब दिया, तुम हमारे स्टोर पर चली जाओ, मैं भैया को फोन कर दूंगा। तुम बस उन्हें अपना नाम बता देना। जैसे ही मैं सलीम के स्टोर पर पहुंची, वहां उनके भैया तो नहीं थे, लेकिन एक और लड़का खड़ा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या आपका नाम ज़हीरा है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने बिना कुछ कहे मुझे टैबलेट दे दी और पैसे भी नहीं लिए। काम पूरा होते ही मैं जल्दी से घर आ गई। घर आते आते मुझे 2 बज गए थे। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि भैया अपना सामान पैक कर रहे थे और घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बूजान भी बैंक से आज जल्दी आ गए थे और अम्मी भी वहीं थीं। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने जाते ही अम्मी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है भैया, कहीं जा रहे थे? अम्मी ने बताया कि चाचू का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कल रात चाची जान सीढ़ियों से गिर गईं और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इसलिए अब घर संभालने वाला कोई नहीं है और खेत में भी काम ज्यादा हो गया है। इसी वजह से नवीन को घर जाना होगा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग अब धरी की धरी रह जाएगी और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। मैं तुरंत भैया के कमरे में गई, जहां वे अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने गुस्से में उनका सामान बिखेर दिया और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। भैया बोले, दीदी देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा भी बहुत मन था आपके यहाँ रहने का, लेकिन अब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, फिर मेरा क्या? मैं कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और देखो, आज मैं सामान भी ले आई हूँ।
अच्छा तुम ऐसा करो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। तभी चाचू का फिर से फोन आ गया और उन्होंने कहा, आते वक्त हो सके तो तुम्हारी जहीरा दीदी को भी ले आना। मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूंगा। अगर जहीरा की पढ़ाई नहीं चल रही है तो वह 4-5 दिन घर का काम संभालने में हमारी मदद कर देगी। इसलिए एक बार तुम जहीरा से पूछ लेना। फोन स्पीकर पर था और चाचू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद मैं सीधे बाहर आई और अब्बू को बताया। उन्होंने मुझे मना नहीं किया और फिर मैं भैया के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। अब्बू जान हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। सारे रास्ते भैया सामान से खेलते रहे और ट्रेन में भी दूध पीने की जिद करने लगे, लेकिन पैसेंजर काफी थे। हम गांव पहुंचे तो अंधेरा काफी हो चुका था। चाचू और चाची दोनों ही दरवाजे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वे बहुत खुश हुए। चाचा जान ने पहले से ही खाना बना रखा था, तो हमने जाते ही सबसे पहले खाना खाया। फिर नहाकर आपस में बातें की और थकान की वजह से जल्दी ही सो गए। चाचा जान और भैया बाहर सोए थे और मैं चाची के पास ही सो गई थी। सुबह होते ही मैंने सभी के लिए चाय बना दी और चाची जान के पैरों की मालिश भी कर दी। भैया आज भी हमेशा की तरह देर से ही उठे थे। तब तक चाचू जान खेत में जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने लगी। मैं सब्जियां काट रही थी, तभी भैया भी चाय नाश्ता करके रसोई में मेरी मदद करने आ गए। गर्मी के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे पसीने में भीगा देखकर भैया बोले, कैसी हो दीदी, लगता है आपकी गर्मी आज निकल रही है। तभी मैंने भी नखरे दिखाते हुए कहा, आपसे तो कुछ होता नहीं। भैया बोले, दीदी आज बस आप तैयार हो जाओ, शाम को हम खेत चलेंगे और फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ। आपको रुला ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। मैं हंसकर बोली, अब बस भी करो भैया, रहने दो, इतनी भी मत फेंको। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश हो रही थी और अब शाम होने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जल्दी से खाना बना लिया और चाची जान को खिला दिया। भैया के लिए भी टेबल पर खाना लगा दिया और हमने मिलकर खा लिया। दोपहर तक चाचा जान भी खेत से आ चुके थे, तो जब तक वह नहा कर आए मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने लाल रंग का सूट पहना, थोड़ा मेकअप किया और परफ्यूम भी लगा लिया। आज मैंने जूड़ा बना लिया ताकि बाल खराब ना हो। दोपहर में हम सभी सो गए। करीब 4 बजे मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने चाय बना ली। सभी ने चाय पी ली और तभी चाचा जान खेत में जाने लगे, क्योंकि गन्ने की फसल पक चुकी थी और खेत में कोई आवारा जानवर ना घुस जाए, इसलिए निगरानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज भैया ने चाचा से पहले ही कह दिया कि अब्बू आज मैं और दीदी खेत में जाएंगे। इसी बहाने हम थोड़ा घूम आएंगे। दीदी भी 2-3 दिनों से घर में ही है। चाचू मान गए। भैया ने बाइक निकाली और हम दोनों खेत चले गए। मैंने पहले से ही गुब्बारा ले लिया था। भैया को चाय के साथ गोली भी दे दी थी। खेत जाते ही भैया मुझे अपने गन्नों के खेतों के बीच ले गए ताकि कोई हमें देख न सके। वहां उन्होंने कुछ गन्नों को काटकर जगह साफ कर ली और एक चारपाई ले आए। शाम का मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। आज पहली बार मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। तभी भैया बोले, दीदी जल्दी से झुको। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अगर आज मुझे दवाई नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद भैया ने खेत में ही मुझे गन्ने का रस पिलाया। वैसे मैं नहीं पीना चाहती थी, लेकिन भैया ने जबरदस्ती पिला दिया। आधे घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद लिया। मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी, तो मैंने भैया से कह दिया, बस भैया आज के लिए इतना ही, अब मेरा पेट भर गया है। भैया रुक गए और हमने आधे घंटे तक वहीं आराम किया। समय बहुत हो चुका था और अंधेरा भी होने लगा था, तो भैया बोले, चलो दीदी अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं अब्बू जान परेशान न हो। लेकिन सच कहूं तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद भैया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर बिठाकर घर ले गए। घर जाकर सबसे पहले हमने नहाया और फिर भैया ने ही खाना बनाया। मैं बस रसोई में बैठी थी क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। भैया मेरा पूरा मजा ले रहे थे और बार बार मुझे छेड़ रहे थे। क्या हुआ दीदी, एक दिन में ही पंचर हो गई,
शाम को खाना खाकर मैंने भैया से पेन रिलीफ की गोली मंगवा ली, जिसे खाने के बाद ही मुझे नींद आई। अगले 5-6 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं भटकने दिया, लेकिन वह मुझे हर वक्त चिढ़ाते रहते थे। चलो दीदी, गन्ने के खेत में चलते हैं। और मैं बस मुस्कुराकर रह जाती। सच बताऊं तो अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भैया ने घर में ही माहौल बना रखा था, और हमारी खराब किस्मत की चाची जान ने हमें देख लिया। इसके बाद चाचू और चाची जान ने हमें खूब डांटा और भैया को तो मार भी लगा दी। फिर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को गांव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से यह सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अम्मी अब्बू और चाची चाचू ने आपस में फैसला किया कि हमारा निकाह करवा दिया जाए, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। हमारे निकाह में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई और खुशी खुशी चाची जान ने मुझे स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।